कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सातत्य एवं अपलिनता की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अपकलन कीजिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों में जो भी फलन हमको दिए गए हैं उनका अपकलन हमको ज्ञात करना है। किसी फलन का अपकलज ज्ञात करने की विधि अपकलन कहलाती है। अब अपकलन करने के लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण अपकलज याद रखने होंगे। तो सबसे पहले हम उन महत्वपूर्ण अपकलज को लिख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अपकलज। तो देखिए पहला महत्वपूर्ण अपकलज देखिए, अगर हमारे पास कोई फलन है x की घात n, x की घात n यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक यहाँ पर हो सकता है। अगर उसका हम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, देखिए जिस फलन का अपकलन हमको करना है उसके साइड में d लिखेंगे और जिसके जोन से भी चर के सापेक्ष हमको अपकलन करना है उसको हर में लिखेंगे d के साथ साथ। तो अब यहाँ पर x की घात n का हम अपकलज ज्ञात करेंगे तो घात n तो आगे आ जाएगी और x की घात 1 कम हो जाएगी उसमें से n-1। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए इसका उदाहरण, अगर हमारे पास लिखा हुआ है x की घात 5 और उसका हमको अपकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहाँ पर x की घात 5 है तो 5 तो आगे आ जाएगा और x की घात 1 कम हो जाएगी। 5 में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा x की घात 4। अब दूसरा अपकलज देखिए d/dx। अगर हमारे पास कोई अचर संख्या है c यहाँ पर अचर है, तो अगर अचर का हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो उसका नियतांक हो जाएगा, उसका अपकलज होगा 0। तो किसी अचर के सापेक्ष, किसी चर के सापेक्ष किसी अचर का अपकलन करने पर हमको 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, जहां c एक अचर है, अचर है। तो इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। अगर हमको अवकलन करना है संख्या 5 का, तो 5 एक अचर संख्या है और अचर का जब हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, अवकलज ज्ञात करेंगे तो वह आ जाएगा 0। अब तीसरा अवकलज देखिए d/dx। अगर त्रिकोणमितीय फलन है sin x, तो sin x का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वह आता है cos x। नंबर 4 d/dx। अगर हम त्रिकोणमितीय फलन cos x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वह आएगा माइनस sin x। नंबर 5 d/dx। अगर हमको tan x का सापेक्ष x का अवकलन करना है तो वह आएगा sec स्क्वायर x। नंबर 6 अगर कोट x का हमको यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो उसका अवकलज आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। नंबर 7 अगर हमको यहाँ पर sec x का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो उसका अवकलज आ जाएगा sec x गुणा में tan x। और यदि हमको कोसेक x का अवकलन करना हो x के सापेक्ष तो उसका अवकलज हमको प्राप्त होगा माइनस कोसेक x और गुणा में कोट x। नंबर 9 अगर हमको यहाँ पर
अपकलन ज्ञात करना हो 1/x⁴n का, अगर हर में x की घात n है तो उसका अपकलन हो जाएगा यहाँ पर -n x⁴n+1। माइनस एन तो ऊपर अंश में आएगा, घात जितनी भी घात होगी उसके आगे माइनस का चिन्ह अंश में लिख देंगे और x की घात हर में एक और बढ़ जाएगी, n+1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। और यदि हम x का अपकलन करेंगे x के सापेक्ष ही, तो उसका अपकलन आएगा 1। ये आपको याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण अपकलन आपको याद रखना होगा कि अगर हम √x का अपकलन करेंगे तो √x का अपकलन होता है 1/√x। देखिए ये कैसे आया है, इसको और समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पर √x का हमको अपकलन करना था, तो √x का मतलब होता है x की घात 1/2। जब हम इसका अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये जितनी भी घात थी 1/2, इसमें यहाँ पर ये पहला वाला नियम लगाएंगे। x की घात n का जब हम अपकलन ज्ञात करते हैं तो n आगे आ जाएगा और x की घात 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ घात में है 1/2, तो 1/2 तो आगे आ जाएगा और x की घात 1 और कम हो जाएगी। तो 1/2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा x की घात, आधे में से 1 घटाएंगे तो आधा ही यहाँ पर बच जाएगा। और ये अंश में x की घात -1/2 है। जब इसको हम हर में लिखेंगे तो 1/2, जब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1/2 x की घात जब अंश से हर में जाएगी तो यहाँ धनात्मक हो जाएगी और घात 1/2 का मतलब होता है √x। तो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा 1/2 √x। तो इसका अपकलन आपको यहाँ ऐसे ही याद कर लेना है कि √x का अपकलज 1/2 √x होता है। ये आपके बहुत ही काम आएगा प्रश्न फलनों के अपकलज याद करने में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपकलज हैं जिनको आपको याद कर लेना है। इनकी सहायता से आप किसी भी फलन का आसानी से अपकलज ज्ञात कर पाएंगे। और कुछ अपकलजों का बीजगणित और आपको याद रखना है। कुछ नियम होते हैं अपकलन ज्ञात करने के। अगर हमारे पास दो फलन है, एक u और एक v, दोनों के योगफल का हमको यहाँ पर अवकलज ज्ञात करना है x के सापेक्ष। पहले वाले फलन u का अवकलज हो जाएगा x के सापेक्ष, बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और दूसरे वाले फलन का अवकलज x के सापेक्ष। तो अगर दो फलनों के बीच में योग का चिन्ह है और उन दोनों के योगफल से जो फलन बना है उसका अगर हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन प्लस दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। अगर इन दोनों फलनों के बीच में माइनस का चिन्ह हो, पहला फलन माइनस दूसरा फलन, ये एक फलन है दो फलनों के अंतर से बना हुआ है, उसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। किसी भी चर के सापेक्ष हम यहाँ पर अवकलन कर सकते हैं, पर ज्यादातर इस पार्ट में हम x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो जिस चर के सापेक्ष अवकलन कहा जाएगा उसी के चर के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ हमको x के सापेक्ष करना है, तो बीच में माइनस चिन्ह है, तो पहले वाले फलन का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष, बीच में माइनस का चिन्ह, दूसरे वाले फलन का अवकलन x के सापेक्ष। अगर एक फलन बना हुआ है दो फलनों के गुणनफल से, जैसे u और v दो फलन है, उनके गुणनफल का एक फलन है, उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब दो फलनों के गुणनफल का हमको अवकलन करना होता है x के सापेक्ष, तो हम करते हैं पहले वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन और गुणा में दूसरे वाले फलन को जैसा था वैसे ही लिख देते हैं, फिर आगे प्लस का चिन्ह, फिर पहले वाले फलन को लिखते हैं, उसके गुणा में दूसरे वाले फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। फिर अगर हमारे पास दो फलन इस प्रकार हो अंश व हर में लिखे हुए, u भी एक फलन है और v भी एक फलन है, यहाँ पर v जो फलन है वह शून्य नहीं है,
तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अंश में यहाँ पर u फलन है और हर में v फलन है। तो पहले हम अंश का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, गुणा में हर को जैसा था वैसे ही लिख देंगे। फिर आगे माइनस का चिन्ह, उसके बाद अंश वाले फलन को जैसा था वैसे लिखेंगे और फिर उसके गुणा में अवकलन करेंगे हर वाले फलन का, और पूरे के बटे में, देखिए इस पूरे फलन के बटे में लिखेंगे हर का वर्ग, b का हो जाएगा वर्ग। तो जब दो फलनों के संयोजन से या तो दो फलनों के योगफल का हम अवकलन करेंगे तो बीच दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा, बीच में आएगा प्लस का चिन्ह। अगर दो फलनों के अंतर का हमको अवकलन करना है तो दोनों फलनों का अवकलन अलग अलग होगा, बीच में आ जाएगा माइनस का चिन्ह। अगर दो फलनों के गुणनफल का हमको अवकलन करना है तो पहले फलन का अवकलन, उसके गुणा में दूसरा फलन जैसे था वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, पहला फलन उसके गुणा में दूसरे फलन का अवकलन x के सापेक्ष। फिर अगर दो फलनों का भागफल हमको दिया गया है, देखिए u बटा v दिया गया है, अंश का अवकलन हर को गुणा में ऐसे ही रखेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, अंश के गुणा में हर का अवकलन, फिर बटे में v का स्क्वायर, हर का कर देंगे वर्ग। तो ये हो गए कुछ अवकलजों का, लिखते हैं इसको अवकलजों अवकलजों का बीजगणित, बीजगणित हम इसको कहते हैं। तो ये कुछ नियम है जिनका उपयोग हम फलनों के अवकलन करने में करेंगे। तो अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 1 है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमको यहाँ पर अवकलन करना है। तो जिस भी फलन का हमको अवकलन करना होता है उसको हम y के बराबर में रख लेंगे, कि माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो जिस भी फलन का हमको अवकलन करना होगा उसको हम y के बराबर में लिख लेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर जब इस फलन y का हम, अब देखिए इसके बराबर हमने y माना हुआ है, तो जब हम y फलन का x के सापेक्ष अवकलन, देखिए हमको सभी प्रश्न में x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो चर x के सापेक्ष जब हम इस y का अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर। अब देखिए यहाँ साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हमारे पास साइन एक्स के अवकलज का सूत्र याद है, एस साइन एक्स का अवकलज हमको याद है। देखिए मैंने अभी लिखवाया है, साइन एक्स का अवकलज होता है कोस एक्स। तो यहाँ साइन के साथ एक्स आना था, पर इस प्रश्न में साइन के साथ देखिए ये कोस तक आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन एक्स के स्थान पर यहाँ पर ये कोष्टक है एक्स स्क्वायर प्लस 5। कुछ देर के लिए हम इस कोष्टक को x मान लेंगे, तो ये साइन x लिख रहा है, यहाँ पर साइन x लिख रहा है। अगर हम इस पूरे कोष्टक को कुछ देर के लिए x मान लें तो साइन x का अवकलज होता है कोस x। x के स्थान पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जिस कोष्टक को हमने x माना था उसका अवकलज x के सापेक्ष इसके गुणा में करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जिसको भी हम यहाँ पर कुछ मान लेंगे उसका अवकलन हमको दोबारा से करना होगा उसके गुणा में आगे ही। अब लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में dy अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और गुणा में हम इस फलन का अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो पद हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जब दो फलनों के पदों के बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो दोनों का अवकलन अलग अलग हो जाएगा और बीच में आ जाएगा प्लस का चिन्ह। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स और 5 बराबर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। अब गुणा में, अब हमको एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि x की घात n का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं
तो n तो आगे आ जाएगा और उसकी घात 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर x की घात है 2, तो 2 तो आगे आ जाएगा और x की घात 1 कम होएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे x की घात 1। तो 2x आ जाएगा। जब x की घात 2 का हम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 2 आगे आ जाएगा और x की घात 1 हो जाएगी। घात में हम 1 लिखते नहीं है, फिर प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर 5 अचर संख्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी अचर का अपकलन होता है 0। तो यहाँ पर 5x का अपकलज हो जाएगा 0। 5 का अपकलज हो जाएगा 0। जब x के सापेक्ष 5 का अपकलन ज्ञात करेंगे तो वह आएगा 0। अब 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x प्राप्त होगा और 2x के गुणा में लिखा हुआ है cos x स्क्वायर प्लस 5। तो इस 2x को आगे लिख लेंगे हम, cos x स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया है हमारे इस फलन का अपकलज ज्ञात। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अभी आपको यह कुछ कम समझ में आया होगा, जब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर जो भी फलन हमको दिया गया है उसका हमको अपकलन करना है, तो पहले हम उसको y मान लेंगे कि माना y बराबर cos sin x। y फलन हमने इसका मान लिया है। अब इस फलन का हमको x के सापेक्ष अपकलन करना है, तो हम लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब इस फलन का हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर। अब यहाँ पर देखिए x cos x के स्थान पर यहाँ पर sin x दे रखा है। यहाँ पर cos x, तो जो हमने महत्वपूर्ण अपकलज याद किए थे अभी, वहां cos x का अपकलज तो हमारे पास था। देखिए cos x का अपकलज था माइनस साइन एक्स। cos x का अपकलज था माइनस साइन x। पर यहाँ पर देखिए cos x के स्थान पर sin x लिखा हुआ है, तो जो x के स्थान पर लिखा हुआ है उसे कुछ देर के लिए हम x मान लेंगे। तो ये cos x लिखा हुआ है, जैसे समझ लीजिए इसको कुछ देर के लिए। तो ये जब cos x है तब इसका अपकलन हम ज्ञात करेंगे अपकलज, तो वह आएगा माइनस साइन एक्स। माइनस साइन और x के स्थान पर तो हमको ये लिखना है साइन x। और जिसको हम x समझते हैं या मानते हैं उसका अपकलन हम गुणा में दोबारा से करते हैं। तो अभी हमने इस साइन x को x समझा था, तो ये आ गया साइन x का अपकलन आपको x के सापेक्ष दोबारा करना होगा। बराबर माइनस साइन x। अब देखिए साइन x का x के सापेक्ष अपकलज होता है cos x। cos x ये हो गया हमारे इस प्रश्न का अवकलज ज्ञात। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। अब ये फलन हमको दिया गया है, इसको हम मान लेंगे y। माना y बराबर साइन ax प्लस बी। अब यहाँ पर फलन हमको दिया गया है y बराबर साइन ax प्लस बी। तो साइन के साथ तो केवल x आना चाहिए था। अभी हमने याद किया था कि साइन x का अपकलज होता है cos x। x यहाँ पर x होना चाहिए था, तो इस कोष्टक को हम कुछ देर के लिए x मान लेंगे और फिर इसका अपकलज करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आएगा डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ साइन x होना चाहिए था, तो x के स्थान पर ये कोष्टक आ रहा है ax प्लस बी। तो इस ax प्लस बी को कुछ देर के लिए हम x समझ लेते हैं, ये साइन x लिखा हुआ है। तो साइन x का अपकलज होता है cos x। cos और x तो ये है, x के स्थान पर हम लिखेंगे bx ax प्लस बी। तो साइन x का अपकलज होता है cos x। अब जिसको हमने x माना है उसका अपकलज करेंगे हम दोबारा x के सापेक्ष, तो ax प्लस बी।
अब x के सापेक्ष इस कोष्टक ax प्लस b का हम अपकलज ज्ञात करेंगे। तो ये आ गया है cos ax प्लस b। अब यहाँ पर इस कोष्टक में दो पद हैं, तो पहले पद का अपकलन अलग होगा, दूसरे पद का अपकलन अलग होगा। इसको लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स और b। ये cos ए एक्स प्लस बी जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। अब हमको यहाँ पर ए एक्स का x के सापेक्ष अपकलज कलन करना है। इस फलन ax का x के सापेक्ष अपकलन करना है। तो यहाँ चर x के गुणा में एक अचर दिया गया है a। तो a जब किसी चर के गुणा में अचर को दिया जाएगा तो उसको तो अपकलन से बाहर लिख लेंगे, और जब हम x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो x का जब x के सापेक्ष अपकलन करते हैं तो वह आता है 1। अभी हमने पीछे समझा था। प्लस और b यहाँ पर अचर है, अचर का x के सापेक्ष अपकलन करने पर आएगा 0। तो जब हम a की गुणा 1 से करेंगे तो a प्राप्त होगा, और a में 0 जोड़ेंगे तब भी a आ जाएगा। a को हम लिख लेंगे आगे a cos ax प्लस b। ये हो गया इस फलन का अपकलज। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है sec tan रूट x। देखिए sec x आना चाहिए था यहाँ पर, sec x का अपकलज याद किया है हमने। तो यहाँ इसने सब कुछ जो भी ये x के स्थान पर आ रहा है हमें इस कुछ देर के लिए x मानना होगा, फिर इसका अपकलन दोबारा से होगा। इस फलन का अपकलन ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको y के बराबर में मान लेंगे कि माना y बराबर है sec tan रूट x। लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर। अब देखिए अभी हमने जो कलज याद याद किए थे उसमें sec x का अपकलन था sec x tan x। तो sec x का अपकलन था sec x tan x। तो यहाँ x तो है नहीं है, तो ये x के स्थान पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम कुछ देर के लिए x समझ लेंगे। ये sin x लिखा हुआ है, तो sin x का अपकलन होता है sec x। sec x के स्थान पर तो ये लिखेंगे हम tan रूट x। ये sec x और tan x और x के स्थान पर हमको लिखना है tan रूट x। और जिसको अभी हमने x समझा था कुछ देर के लिए उसका अपकलन हम x के सापेक्ष दोबारा से करेंगे आगे गुणा में। तो लिखते हैं d अपॉन डी एक्स tan रूट x। अब इसका अपकलन हम यहाँ पर दोबारा से करेंगे। देखिए tan x का अवकलन अभी हमने याद किया था कि tan x का अवकलज होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ tan x के स्थान पर रूट x आ रहा है, तो जो भी x के स्थान पर आएगा उसको हम कुछ देर के लिए x समझ लेते हैं। अब इस tan x का हमको यहाँ पर करना होगा। tan x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर x। तो अभी ये तो हम जैसे थे वैसे ही लिख देंगे कि sec tan रूट x tan रूट x। और जब हम tan x का यहाँ रूट x को कुछ देर के लिए x समझेंगे तो tan x का अपकलज हो जाएगा sec स्क्वायर x। x के स्थान पर तो यहाँ पर रूट x था, अब जिसको हमने रूट x को x माना था अब इसका अपकलन दोबारा हो जाएगा रूट x। ये जो भी कुछ था इसको जैसा था वैसे ही हम लिख लेंगे sec tan रूट x tan tan रूट x। फिर आगे है sec स्क्वायर रूट x। और जब हम रूट x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं तो वो भी हमने यहाँ पर सीखा था
कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। इसको यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1/2 रूट, ये हो गया इस दिए गए फलन का अवकलज ज्ञात। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है साइन ए एक्स प्लस बी और हर में है कोस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर फलन में अंश और हर में हमको यह फलन दिया गया है अंश बटा हर के रूप में। तो पहले जिस भी फलन का हमको अवकलन ज्ञात करना है होता है उसको हम बाई के बराबर में रख लेते हैं। तो साइन, यहाँ पर बाई बराबर आ गया है साइन ए एक्स प्लस बी और हर में है यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी। ये अंश में है साइन ए एक्स प्लस बी और हर में है कोस सी एक्स प्लस डी। ये अंश बटा हर है। तो अभी हमने फलनों के अवकलजों के बीज गणित के नियम पढ़े थे। यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास फलन अंश बटा हर के रूप में है तो पहले हम अंश का अवकलन करते हैं, हर को गुणा में उसके ऐसे ही रखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह, फिर अंश के गुणा में हर का अवकलन करते हैं और पूरे के बटे में हर का हो जाता है वर्ग। तो यहाँ पर देखिए पहले हमको करना होगा अंश का अवकलन। पहले हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर, पहले हम करेंगे अंश का अवकलन। देखिए जब हम अंश का अवकलन करेंगे तो ये साइन x होना चाहिए था कि साइन x का अवकलन होता है cos x। तो यहाँ x के स्थान पर ये cos तक आ रहा है ax प्लस b। तो पहले हम जब साइन x का अवकलन करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं कि d अपॉन dx हमको करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है हमको साइन x का, साइन ax प्लस b का, और उसके गुणा में हम हर को जैसा था वैसे ही लिखेंगे cos सी एक्स प्लस डी, बीच में माइनस का चिन्ह। अब अंश को जैसा था वैसे ही लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और अंश के गुणा में हर का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो d अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हर में आ जाएगा, पूरे के हर में हम लिखेंगे हर का अवकल। तो cos हर का वर्ग, तो हर है यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी, इसको लिखेंगे cos सी एक्स प्लस डी का वर्ग। ये आ गया इसका वर्ग। अब अवकलन करते हैं तो बराबर का चिन्ह। अब साइन x का जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो साइन x का अवकलन होता है cos x, पर यहाँ x के स्थान पर ax प्लस b दिया गया है तो हम इस ax प्लस b को कुछ देर के लिए x समझ लेंगे कि ये साइन x लिखा हुआ है। तो साइन x का हो जाएगा cos x, तो x के स्थान पर ax प्लस b लिखेंगे और जिसको हम कुछ देर के लिए x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पर हमको अवकलन करना होगा दोबारा से ax प्लस b का और उसके गुणा में cos सी एक्स प्लस डी को जैसा था वैसे ही रख देंगे, फिर आगे माइनस का चिन्ह। अब ये साइन ए एक्स प्लस बी को जैसे था वैसे ही रख दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी, और उसके गुणा में हमें हर का अवकलन करना है। तो ये cos सी एक्स प्लस डी दे रखा है यहाँ पर, cos सी एक्स प्लस डी। तो जब हम cos के साथ x होना चाहिए था कि cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, पर यहाँ x के स्थान पर सी एक्स प्लस डी है तो इस सी एक्स प्लस डी को कुछ देर के लिए हम x मान लेंगे, cos x बन जाएगा और cos x का होगा माइनस, देखते हैं यहाँ पर माइनस साइन, कोष्टक में लिखेंगे कि माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। साइन x आना था और x के स्थान पर हमें लिखना है सी एक्स प्लस डी, और जिसको हम x मानते हैं उसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष दोबारा से। तो सी एक्स प्लस डी
ये इस कोष्ठक का अपकलन होगा x के बाद x के सापेक्ष दोबारा से। अब हर में जो संख्या लिखी हुई थी उसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए अभी और अभी अपकलन करना है, अभी अपकलन खत्म नहीं हुआ है कि x प्लस बी का x के सापेक्ष अपकलन करना है। इसको भी करते हैं बराबर। तो कोस ए एक्स प्लस बी को जैसे था वैसे ही लिखेंगे। कोस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी गुणा में है फिर ए एक्स प्लस बी का जब हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो यहाँ a तो अचर है और x एक चर है। तो जब x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो एक आ जाएगा। अचर गुणा में जैसा था वैसे ही रखेंगे। तो a की गुणा जब हम a से करेंगे तो हमें a ही प्राप्त होगा प्लस, और b अचर है, अचर का जब हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 बीच में माइनस का चिन्ह। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह और ये इसके कोष्ठक में ये गुणा में है दोनों, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। यहाँ बीच में आ जाएगा प्लस का चिन्ह। साइन ए एक्स प्लस बी जैसे था वैसे ही लिख लीजिए। साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी को भी जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर हमको यहाँ पर अपकलन करना था सी एक्स प्लस डी का एक्स के सापेक्ष। तो c और x जो पहला पद है, यहाँ पर c अचर है और x चर है। तो अचर तो आ जाएगा गुणा में जैसा था वैसे ही, अपकलन होगा x का। तो जब x का x के सापेक्ष अपकलन करते हैं तो एक आएगा, और एक की गुणा हम c से करेंगे तो आ जाएगा c, और बीच में प्लस का चिन्ह। और d का अपकलन जब हम x के सापेक्ष करेंगे, d यहाँ पर अचर है तो ये अचर का अपकलन होता है 0। अब हर में जो संख्या लिखी हुई है उसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे। कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर का चिन्ह। अब यहाँ a में 0 जोड़ने पर a प्राप्त होगा। चाहिए हमारा यहाँ पर ये छूट गया है, कोस सी एक्स प्लस डी और था यहाँ पर गुणा में कोस, इधर देखिए कोस ए एक्स कोस सी एक्स प्लस डी और था यहाँ गुणा में प्लस चिन्ह से पहले। तो यहाँ a में 0 जोड़ने पर a प्राप्त होगा और a को हम आगे लिख लेंगे। a cos ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पर गुणा में cos सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर c में 0 जोड़ने पर c प्राप्त होगा, c को आगे लिख लेंगे। c साइन ए एक्स प्लस बी, और उसके गुणा में साइन सी एक्स प्लस डी, और हर में जो लिखा हुआ था उसको वैसे ही लिख देंगे। कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इस कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी जो हर में है, इसको पहले पद में अलग भाग दे सकते हैं इस पद से, और इससे दूसरे पद में अलग भाग कर सकते हैं हम। तो इसको लिखेंगे a cos ए एक्स प्लस बी, उसके गुणा में है cos सी एक्स प्लस डी, और यहाँ इसके हर में आ जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस का चिन्ह, c साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और उसके हर में आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ अंश में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, हर में भी कोस स्क्वायर, अंश में कोस सी एक्स प्लस डी है और हर में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। तो इस स्क्वायर से यहाँ पर दो कोस है, गुणा में ऊपर एक कोस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा a कॉस ए एक्स प्लस बी, और उसके हर में है यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर c है, और यहाँ नीचे देखिए ये कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, और ऊपर साइन सी एक्स प्लस डी है। तो इसको तो हम ऐसे लिखते हैं कि साइन
ए एक्स प्लस बी, और इस साइन सी एक्स प्लस डी और एक कोस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी को हम अलग लिख लेते हैं कि साइन सी एक्स प्लस डी, और उसके बटे में एक कोस लिख लेंगे, कोस सी एक्स प्लस डी, और गुणा में यहाँ पर एक बटा नीचे दो कोस, यहाँ कोस स्क्वायर था तो एक कोस तो ये हो गया कोस सी एक्स प्लस डी, और एक कोस नीचे में ऐसे ही रख देंगे कोस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ए कोस ए एक्स प्लस बी, तो जब यहाँ पर एक के बटे में यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी है, तो एक बटा कोस को हम लिख सकते हैं सेक, कि एक बटा कोस एक्स बराबर होता है सेक एक्स के। तो यहाँ पर हम कोस सी एक्स प्लस डी को जब ऊपर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी अंश में, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, फिर सी साइन ए एक्स प्लस बी, और ये साइन बटा कोस हो जाएगा टेन, साइन बटा कोस होता है टेन, तो टेन सी एक्स प्लस डी, और गुणा में देखिए ये एक बटा कोस है तो कोस ऊपर जाकर बनेगा सेक, तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो प्रश्न संख्या 6 है कोस एक्स की घात 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो यहाँ पर जो फलन हमको दिया गया है उसमें दो फलन है। देखिए एक तो कोस फलन है और एक साइन है, तो ये दोनों फलन यहाँ पर गुणा में दिए हुए हैं। तो दो फलनों का गुणनफल वाला यहाँ पर बीजगणितीय नियम हम लगाएंगे। तो पहले जिस फलन का हमको अवकलन करना होता है उसको हम बाई के बराबर में लिख लेंगे। माना बाई बराबर कोस एक्स की घात 3 माइनस साइन स्क्वायर और एक्स की घात 5। यहाँ पर देखिए साइन एक्स की घात 5 का वर्ग दे रखा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है नहीं, तो ये साइन एक्स की घात 5 का वर्ग है। तो ये फैल देखिए ये हो जाएगा हमारा पहला फलन और ये हो जाएगा दूसरा फलन। तो अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये पहला फलन ये दूसरा फलन, पहले होगा पहले वाले फलन का अवकलन कोस x की घात 3 का, और गुणा में दूसरे वाले फलन को जैसा था वैसे ही लिख देंगे। फिर बीच में आएगा प्लस का चिन्ह, पहले वाला फलन कॉस एक्स की घात 3 उसके गुणा में दूसरे फलन का अवकलन, तो इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का अवकलन। ये दो फलन यहाँ पर गुणा के रूप में थे, दो फलनों का गुणनफल है, तो पहले फलन का अवकलन उसके गुणा में दूसरे फलन को जैसा था वैसे ही रखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह, पहला फलन जैसा था वैसे ही रख लेंगे और उसके गुणा में दूसरे वाले फलन का अवकलन। अब इनका अवकलन कर लेंगे। अब देखिए कोस यहाँ पर है, ये है कोस एक्स की घात 3, और हमारे पास जो अवकलन का सूत्र हमारी याद है वह है कोस एक्स। तो यहाँ कोस एक्स की घात 3 है, तो x के स्थान पर यहाँ पर x की घात 3 दिया हुआ है, तो इस x की घात 3 को हम कुछ देर के लिए x समझ लेंगे कि ये cos x लिखा हुआ है, और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, और x के स्थान पर तो हम x की घात 3 लिखेंगे। अब जिसे हमने x माना था उसका अवकलन हम करते हैं दोबारा, तो इस x की घात 3 का इसके गुणा में दोबारा से अवकलन होगा x के सापेक्ष, और ये साइन स्क्वायर x की घात 5 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, प्लस कॉस x की घात 3 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। अब हमको
साइन एक्स की घात 5 का वर्ग यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए साइन एक्स की घात 5 का वर्ग है यहाँ पर। जैसे ये लिखा हुआ है साइन एक्स की घात 5 का वर्ग। इसको ही इस प्रकार लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो हमारे पास एक सूत्र था कि अवकलन अगर एक्स की घात n का करें तो n आगे आ जाएगा और इसकी घात 1 माइनस 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ x के स्थान पर साइन x की घात 5 लिखा हुआ है और उसकी घात है 2। अगर हम इस साइन x की घात 5 को x समझ ले तो यहाँ x की घात 2 लिखा हुआ है और जब हम x की घात 2 का अपकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और x की घात 1 बचेगी और x है हमारा ये सब, यही तो है x। तो यहाँ बचेगा 2 साइन x की घात 5 और जिसको हमने यहाँ पर x माना है उसका अपकलन हम गुणा में दोबारा करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स साइन x की घात 5 साइन x की घात 5। अब इसको लिख लेते हैं माइनस साइन x की घात 3 और जब हम x की घात 3 का अपकलन करेंगे तो यहाँ x की घात जितनी भी होगी वो घात तो आगे आ जाएगी गुणा में और एक घात कम हो जाएगी जब अपकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो 3x की घात 2 आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर x की घात 5 जैसा था हम वैसे ही लिखा रहने देंगे प्लस कॉस x की घात 3 तो यहाँ पर साइन x की घात 5 और अब हमको साइन x की घात 5 का अपकलन करना है। तो यहाँ साइन के साथ में x की घात 5 दिया हुआ है। अगर साइन x होता तो साइन x का अपकलन था साइन x का अपकलन होता है cos x। तो यहाँ x की घात 5 को हम कुछ देर के लिए x मान लेंगे, कुछ देर के लिए हम इसको मान लेंगे x। ये x की 5 घात को हमने मान लिया है x। तो ये साइन x लिखा हुआ है और साइन x का अपकलन होता है साइन cos x। तो यहाँ x के स्थान पर x की घात 5 आएगा और जिसको अभी हमने x माना है उसको अपकलन हम करते हैं दोबारा से। तो यहाँ x की 5 का अपकलन हो जाएगा दोबारा से। अब इसको आगे तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये माइनस का चिन्ह 3 x की घात 2 तो पहले लिख लीजिए और फिर है साइन x की घात 3 उसके ही गुणा में है साइन स्क्वायर x की घात 5 फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर ये 2 आगे लिख लेते हैं cos x की घात 3 के गुणा में है साइन x की घात 5 और फिर गुणा में है cos x की घात 5 और जब हम x की घात 5 का अवकलन करेंगे तो जितनी घात है वो घात तो आगे आ जाएगी और एक घात हो जाएगी कम। तो 5x की घात 4। अब इसको हम आगे और लिख सकते हैं। देखिए माइनस 3x की घात 2 साइन x की घात 3 जैसा था वैसे ही लिखेंगे और साइन स्क्वायर x की घात 5 बीच में प्लस का चिन्ह और इसको 5 दूनी लिख सकते हैं हम 10 और x की घात 4 भी आगे लिख लेंगे। ये आ जाएगा cos x की घात 3 साइन x की घात 5 और गुणा में ही cos x की घात 5। ये हो गया है इस फलन का अवकलज ज्ञात। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। इसको यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में हमको फलन दिया गया है उसको हम मान लेंगे यहाँ पर y। माना y बराबर 2 रूट के अंदर है कोट x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको y का x के सापेक्ष अवकलन करना है इस फलन का। तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर। तो ये हमको प्राप्त होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए 2 तो यहाँ पर अचर है और चर में चर दे रखा है रूट के अंदर तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। तो इस रूट देखिए रूट के अंदर हमारे पास x का फॉर्मूला है
कि अगर रूट एक्स का हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना हो तो वह होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे कुछ देर के लिए हम एक्स मान लेंगे कि ये रूट एक्स लिखा हुआ है। तो दो तो जैसा था वैसे ही आएगा, उसके गुणा में आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो जब हम इस रूट के अंदर लिखे हुए फलन को x मान लेंगे तो ये रूट x लिखा हुआ होगा, और रूट x का अपकलन होता है 1/2 रूट और x। तो x के स्थान पर तो ये लिखेंगे हम, और जिसको हम x मानते हैं कुछ देर के लिए उसका अपकलन गुणा में दोबारा से होता है। तो d/dx अब हम अपकलन करेंगे cot x स्क्वायर का। तो यहाँ पर ये 2 से तो 2 कट जाएगा, 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है, उसके गुणा में अब हमें कोट एक्स का, देखिए कोट एक्स की घात 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कोट एक्स का है कि कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ एक्स के स्थान पर एक्स की घात 2 आ रहा है, तो इस एक्स की घात 2 को हम कुछ देर के लिए एक्स मान लेंगे। तो कोट एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की घात 2। कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक्स की घात 2 है तो हमने एक्स की घात 2 लिख लिया। अब जिसको कुछ देर के लिए एक्स माना था उसका अवकलन हम करेंगे दोबारा से। अब एक्स की घात 2 का दोबारा से अवकलन होगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमको माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की घात 2, और उसके बटे में है रूट कोट एक्स का स्क्वायर गुणा में। अब एक्स की घात 2 का जब अवकलन हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2 घात आगे आ जाएगी और एक्स की घात बच जाएगी 1। 1 को हम घात में लिखते नहीं, तो यहीं पर इस फलन का अवकलन हो गया है। तो यही हमारे इस फलन का हो जाएगा सही उत्तर। इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं, और हल कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। जैसे इसको यहाँ पर मैं हल करके दिखा देता हूँ। बराबर, अगर इस प्रश्न को आप यहाँ तक भी हल कर देंगे क्योंकि हमारे इस फलन का अवकलन हो चुका है। अब इसको हम इसमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लगाकर इसको और आगे हल कर सकते हैं। जैसे ये कोसेक स्क्वायर एक्स की घात 2 लिखा हुआ है, तो कोसेक स्क्वायर नीचे जाकर बनता है साइन, कोसेक स्क्वायर नीचे हर में जाएगा तो साइन बन जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -2, ऊपर अंश में बचेगा -2x, और हर में ये कोसेक स्क्वायर एक्स की घात 2 जब हर में जाएगा तो कोसेक से साइन बन जाएगा, तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की घात 2। और ये रूट में जो है कोट एक्स स्क्वायर, इसे रूट में हम लिख सकते हैं। देखिए रूट में कोट कोट को हम कोस बटा साइन लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स का स्क्वायर बटे में साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए रूट में लिखा हुआ है, रूट है इसके ऊपर कोस एक्स का स्क्वायर, और रूट अंश और हर में एक साथ लिखा हुआ है तो ये अंश में अलग लग जाएगा और हर में अलग आ जाएगा। तो -2x, और ये इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की घात 2, और ये रूट कोस एक्स का स्क्वायर, और रूट ही लग जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स की घात 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर साइन एक्स की घात 2 की घात है 1/2। तो यहाँ हर में 1/2 घात है, रूट का मतलब 1/2 घात, और यहाँ पर साइन एक्स की घात 2 का है स्क्वायर, यहाँ घात 2 है। तो जब ये वाली घात, यहाँ ये आधी घात है और यहाँ घात है 2, तो जब ये वाली घात ऊपर जाएगी तो ये घट जाएगी, 2 घात में से 1/2 घटाएंगे। अब हम 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 बच जाएगा। लिख लेते हैं इसको -2x। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन एक्स की घात 2, यहाँ साइन एक्स की घात 2 की घात थी 2, और बटे में से यहाँ पर साइन एक्स की घात 2 के ऊपर ये रूट है, और रूट का मतलब होता है 1/2 घात।
1/2 यहाँ ऊपर आकर घट जाएगी क्योंकि आधार एक जैसे हैं, तो -1/2। और ये रूट में cos x की घात 2 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। ऊपर है -2x, तो यहाँ पर बचेगा। अब देखिए 2 में से 1/2 घटाएंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3/2 हमको मिल जाएगा। साइन x की घात 2 की घात आ जाएगी यहाँ पर 3/2, और ये रूट में लिखा रहेगा यहाँ पर cos x स्क्वायर। अब इस घात 3/2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 3/2 को अगर हम तोड़कर लिखें तो ये इसका मतलब है 1 + 1/2। तो साइन एक्स की घात 2 की एक घात एक अलग कर सकते हैं हम, और 1/2 घात अलग कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि -2x और उसके बटे में देखिए साइन एक्स स्क्वायर, एक घात तो हमने इसकी अलग कर दी, और यहाँ इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर की घात 1/2 अलग। देखिए आधार एक जैसे रहेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह होने पर आधार एक जैसा होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो एक में 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 ही आ जाएगा। तो हमें इसको यहाँ पर अलग अलग लिखना है कि साइन एक्स की घात 2 की घात 1 अलग, और गुणा में साइन एक्स की घात 1/2 अलग, और ये लिखा हुआ है रूट में cos x की घात 2 जैसा था वैसे ही, cos x की घात 2। अब देखिए घात 1/2 का मतलब होता है रूट, वर्गमूल का चिन्ह। तो अब इसको आगे लिखेंगे हम, यहाँ पर ये आ जाएगा, ऊपर तो -2x है और हर में आया है, हर में है यहाँ पर साइन x की घात 2, साइन x की घात 2 की घात 1 है तो इसको एक बार ही लिखेंगे। फिर गुणा में है यहाँ पर, देखिए इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर, रूट साइन x की घात 2, और दूसरे रूट के चिन्ह के अंदर लिखा हुआ है cos x की घात 2। तो अगर रूट लगा हुआ हो दो संख्याओं पर, तो रूट से रूट के अंदर गुणा हो जाती है, तो अब गुणा में दोनों का रूट हम एक जगह ही लगा देंगे, -2x, और नीचे है साइन x की घात 2, और रूट में यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर, दोनों का रूट एक जगह लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये सूत्र बन जाएगा, अगर यहाँ देखिए साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, दो साइन एक्स और कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स, यहाँ पर जितना भी कोण हो उसका आधा कोण यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे साइन एक्स स्क्वायर है और कोस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कोण तो जितना भी है ये एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ गुणा में 2 आ जाए तो उसके स्थान पर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन 2x की घात 2 का सूत्र, अगर यहाँ गुणा में 2 आ जाए तो हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से कर देंगे यहाँ पर भाग, तो -2x बटे में है साइन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर हम 2 से गुणा और 2 से कर देंगे भाग, तो साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर, तो ये -2x और हर में यहाँ पर बनेगा साइन एक्स की घात 2, और इसको देखिए रूट लगा हुआ है यहाँ पर, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट के अंदर, देखिए बटे में तो 2 ही रहेगा, इसको या दोनों का बटे अलग अलग लगा दीजिए, कि रूट के अंदर 2 साइन एक्स का स्क्वायर अलग, कोस एक्स स्क्वायर, और उसके बटे में है रूट 2, दोनों का रूट अलग अलग लगा देंगे। अब देखिए ये रूट 2 जो है ये तो गुणा करने ऊपर जाएगा, कि -2 √2x, और हर में है यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि साइन 2x बराबर रहता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो यहाँ देखिए
एक्स के स्थान पर केवल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर यहाँ 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका सूत्र बन जाएगा यहाँ पर, ये है 2 साइन 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 2 x की घात 2। यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 x की घात 2। साइन 2 x की घात 2 आ जाएगा। और देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो साइन का हो जाएगा कोसेक। तो ये लिखा जा सकता है -2√2 x -2√2 कोसेक एक्स स्क्वायर और उसके बटे में रूट में साइन 2 x की घात 2। तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा और ये भी इसका उत्तर है। तो आप इसको यहां तक ही छोड़ देंगे तो यह प्रश्न हमारा हो जाएगा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर cos√x। देखिए यहाँ पर ये रह गया है x, ये -2√x था तो यहाँ पर x छूट गया है हमारा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं x। ये रहा कि -2√x बटे में साइन एक्स स्क्वायर रूट में साइन 2 x की घात 2। अगर इस साइन एक्स की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक कोसेक एक्स स्क्वायर, और रूट नीचे रूट में साइन 2 x की घात 2। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं और यहीं भी छोड़ सकते हैं, केवल इतना ही। अगर आगे करना चाहो तो यहाँ तक कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। तो जो प्रश्न हमको दिया गया है, प्रश्न संख्या 8 में जो फलन दिया गया है उसको हम मान लेंगे y। तो माना y बराबर cos√x। अब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy/dx बराबर। अब देखिए कोस x का यहाँ पर हमारे पास अवकलन का सूत्र है कि कोस x बराबर होता है माइनस साइन x। तो यहाँ x के स्थान पर रूट x दिया हुआ है तो इस रूट x को हम कुछ देर के लिए x समझ लेंगे। तो ये कोस x लिखा हुआ है तो कोस x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन और x। तो x के स्थान पर तो रूट x लिखना है और जिसको हम x मानते हैं कुछ देर के लिए उसका अवकलन हम दोबारा से कर देते हैं। तो रूट एक्स का अवकलन दोबारा से होगा माइनस साइन रूट एक्स, फिर गुणा में जब हम रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो माइनस साइन रूट एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा माइनस साइन रूट एक्स और उसके हर में 2√x। ये हो गया इस फलन का अवकलज ज्ञात। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, सिद्ध कीजिए कि फलन साइन एक्स बराबर मापांक x-1 x बिलोंग्स टू r। r का मतलब यहाँ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से है, x बराबर 1 पर अवकलनित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 9 में हमें एक फलन दिया गया है जो यहाँ पर x जो है वह वास्तविक संख्याओं का एक अवयव है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एक अवयव है और x बराबर 1 पर अवकलनित नहीं है। यह हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह दिया गया इस दिए गए फलन में दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब हम किसी फलन के अवकलनीय और को कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कोई फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए हमें दो मान ज्ञात करने होते हैं, एक LHD और एक RHD। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है बाएं पक्ष का अपकलज ज्ञात करेंगे और फिर दाएं दायां अपकलज ज्ञात करेंगे। अगर दोनों के मान बराबर आ जाएंगे दिए गए बिंदु पर तो फलन अपकलनीय कहलाता है। अगर दोनों के मान बराबर नहीं आते तो दिए गए बिंदु पर फलन अब अवकलनीय कहलाता है। तो पहले हम LHD ज्ञात करेंगे इस प्रश्न में संख्या 1 के लिए। अब LHD ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, बाएं पक्ष का अवकलज ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है लिमिट x टेंस टू जीरो। देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में हम रखते हैं माइनस एच। ये है बाएं पक्ष का अपकलज ज्ञात करने का सूत्र। अब यहाँ a के स्थान पर उस संख्या को रखते हैं जिस पर हमें अपकलनीयता की जांच करनी होती है। तो यहाँ x बराबर 1 पर रखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो f a के स्थान पर 1 आ जाएगा 1 माइनस h। और यहाँ पर h एक धनात्मक संख्या होती है, बहुत ही छोटी संख्या होती है, लगभग दशमलव में होती है, जैसे 0 दशमलव कुछ माइनस f। यहाँ a के स्थान पर हम रखेंगे 1 और बटे में माइनस h। अब हमें फलन का मान ज्ञात करना है ए संख्या 1 माइनस h के लिए। तो यहाँ इस फलन fx में जहां पर भी x है वहां पर हम 1 माइनस h रखकर इस फलन 1 माइनस h का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है fx बराबर मापांक x माइनस 1 है तो जब हम f 1 माइनस h ज्ञात करेंगे तो इस x के स्थान पर 1 माइनस h आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस h और ये माइनस का 1 प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा। और जब हम किसी ऋणात्मक संख्या का मापांक ज्ञात करते हैं तो वह आता है धनात्मक। ऋणात्मक संख्या का मापांक होता है एक धनात्मक संख्या तो h आ जाएगा यहाँ पर। लिखते हैं इसको यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा x के स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस h और फिर है माइनस का 1 और ये मापांक का चिन्ह बन माइनस। अब फलन का मान हम संख्या 1 के लिए ज्ञात करेंगे f1। तो जहां जहां पर भी फलन में x दिया गया है वहां x के स्थान पर 1 आ जाएगा तो मापांक यहाँ x के स्थान पर 1 माइनस का 1 और हर में आएगा माइनस h। अब प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो और ये माइनस h का जब हम मापांक ज्ञात करेंगे तो प्लस h आ जाएगा। माइनस 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 0 का मापांक आएगा 0 और हर में है माइनस h। लिमिट h टेंस टू जीरो और ये h बटा माइनस h है और h से हम h को भाग करेंगे तो यहाँ पर हमको माइनस 1 प्राप्त होगा। लिमिट h टेंस टू जीरो और ये आ गया माइनस 1। जब यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे h के स्थान पर 0 तो हमें 1 ही प्राप्त होगा ऑन टेकिंग लिमिट। और जैसे ही हम लिमिट का मान रखेंगे तब भी हमको प्राप्त होगा माइनस 1 ही, क्योंकि यहाँ पर h तो है नहीं है जिसके स्थान पर हम 0 रखेंगे तो माइनस 1 ही आ जाएगा। अब इसी के साइड में हम RHD निकाल लेते हैं दाहिने पक्ष का अपकलज RHD। और RHD ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू जीरो f a प्लस h माइनस एफ ए और बटे में h। और एक के स्थान पर उस संख्या को रखेंगे जिस पर हम अपकलनीयता की जांच कर रहे हैं तो यहाँ a के स्थान पर 1 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो f 1 प्लस h माइनस f 1 और हर में आ जाएगा h। लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ 1 प्लस h है। अब फलन का मान हम संख्या 1 प्लस h के लिए ज्ञात करेंगे
तो जहां भी फलन में x है वहां पर 1 प्लस एच रख देंगे, तो आएगा मापांक 1 प्लस एच, फिर माइनस का चिन्ह, मापांक बन। फलन का मान संख्या 1 के लिए ज्ञात करेंगे, तो फलन में चर x के स्थान पर 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 और बटे में है h। प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ प्लस h का जब हम देखिए h का जब हम मापांक निकालेंगे तो h ही प्राप्त होगा, धनात्मक संख्या का मापांक धनात्मक होता है। माइनस 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 0 का मापांक ज्ञात करेंगे तो 0 और बटे में h। h में से 0 घटाने पर h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये h बटा h। h से h कट जाएगा एक बार, तो लिमिट h टेंस टू 0 1। अब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट कर देंगे, तो जब ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे h यहाँ पर है नहीं, तो एक का एक ही हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए LHD का मान आया था -1 और RHD का मान है +1। दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। लिखते हैं चूंकि LHD बराबर नहीं है RHD के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx अवकलनीय अवकलनीय नहीं है, नहीं है। तो ये हो गई है अब हमारी प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर बड़े कोष्ठक में x कि x 0 से बड़ी संख्या है या 3 से छोटी संख्या, 0 और 3 के बीच में है कोई संख्या x, कि x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 10 में हमें जो फलन दिया गया है उसको हमें सिद्ध करना है कि यह बिंदु x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय की जांच करने के लिए हम दिए गए बिंदु पर दो मान ज्ञात करते हैं, एक बाएं पक्ष के अवकलज ज्ञात करते हैं, एक दाहिने पक्ष का अवकलज ज्ञात करते हैं। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम अब कहते हैं कि दिए गए बिंदु पर फलन अवकलनीय है। अगर उस बिंदु पर दोनों मान बराबर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि फलन अवकलनीय नहीं है। अब हम x बराबर 1 पर इस फलन के अवकलनीयता की जांच करेंगे। पहले हम ज्ञात करते हैं LHD। देखिए LHD ज्ञात करने का सूत्र होता है, LHD ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a और बटे में माइनस h। ये LHD ज्ञात करने का सूत्र है और इसी के साइड में हम RHD भी ज्ञात करेंगे। RHD RHD ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए और अपॉन में h। ये होता है RHD ज्ञात करने का सूत्र। a के स्थान पर हम संख्या 1 को रखेंगे क्योंकि संख्या 1 पर ही हम इस फलन के अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर 1 आएगा, 1 माइनस h माइनस f 1 और अपॉन में माइनस h। अब ये लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें संख्या 1 माइनस h पर फलन का मान ज्ञात करना है, तो जहां x होगा फलन में वहां पर आ जाएगा 1 माइनस h। तो यहाँ बड़े कोष्टक में आ जाएगा 1 माइनस h, बड़ा कोष्टक बंद माइनस, फिर फलन का मान संख्या 1 के लिए ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पर 1 आ जाएगा, बड़े कोष्टक में 1 और बटे में माइनस h। देखिए जब हम महत्तम पूर्णांक फलन है, यहाँ जो फलन हमको दिया गया है fx बराबर महत्तम पूर्णांक x दिया गया है। अब देखिए महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है इसमें लिखी गई संख्या जो है वह 0 से बड़ी है 3 से छोटी है। कि अगर हम देखिए संख्या एक एक पूर्णांक है और पूर्णांक एक में से अगर हम कोई भी संख्या घटाएंगे तो एक से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और यहाँ पर हम h घटा रहे हैं। h एक धनात्मक संख्या है पर दशमलव में है, बहुत छोटी है।
दशमलव जैसे 0.001 है जैसे दशमलव में, और जैसे ही हम इसे एक में से घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.99। देखिए ये जो संख्या है दशमलव में संख्या हमको प्राप्त होगी, महत्तम पूर्णांक x का मतलब होगा कि देखिए इस x का मतलब ये होगा, अगर इस महत्तम पूर्णांक के अंदर अगर जैसे महत्तम पूर्णांक 3 है तो इसका मान तो 3 ही आ जाएगा। अगर यह है 2.9, महत्तम पूर्णांक 2.9 है, तो अब संख्या रेखा में 2.9 किस पूर्णांकों के बीच में है? एक तो ये 2 और 3 के बीच में है, पूर्णांक 2 और 3 के बीच में है, तो इस महत्तम पूर्णांक का मान हो जाएगा 2। जो कम इसके बराबर 2.9 x के बराबर या x से कम पूर्णांक के बराबर होगा महत्तम पूर्णांक का मान। तो 2.9 है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2.9 से छोटा पूर्णांक क्या है 2, उसके पास वाला। तो यहाँ जब हम 1 में से 0.01 घटाएंगे तो 0.99 आएगा। यह 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0.99 से छोटा पूर्णांक कौन सा है 0 आ जाएगा। और यहाँ पर x का मान यहाँ पर दे रखा है, देखिए x का मान जो है वह 0 से बड़ा है, x का मान जो है वह 0 से बड़ी कोई संख्या है। तो यहाँ 1 - h, जब एक में से हम h बहुत छोटी संख्या घटाएंगे तो वह 1 से छोटी प्राप्त संख्या होगी, 0 दशमलव में कोई संख्या हमें प्राप्त होगी, और 0.1 से जो छोटा पूर्णांक है वह है 0 है, तो यहाँ पर मान जो आएगा वह निकल कर आएगा 0 माइनस। अब एक का जब हम महत्तम पूर्णांक लिखेंगे तो एक तो खुद पूर्णांक है, तो इसका आ जाएगा 1 और बटे में -h, और लिमिट h टेंस टू 0, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से 1 घटाने पर -1 बटे में -h, और यहाँ एक माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। और जब हम यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट, तो लिमिट का मान रखने पर तो बटे में आ जाएगा 0, और 0 से हम किसी को भाग नहीं दे सकते, तो यह आ जाएगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित। तो संख्या 1 के लिए बाएं पक्ष एलएसडी का मान, बाएं पक्ष के अवकलज का मान यहाँ पर अपरिभाषित है, एग्जिट नहीं करता, ये 0 से इसको भाग नहीं दी जा सकती। अब हम दाहिने पक्ष का अवकलज ज्ञात करेंगे, तो a के स्थान पर 1 रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, f यहां पर आ जाएगा, देखिए a के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 प्लस h माइनस f1 और बटे में h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 प्लस h के लिए हमें फलन का मान ज्ञात करना है, तो x के स्थान पर 1 प्लस h आ जाएगा, 1 प्लस h माइनस f, यहाँ पर संख्या 1 के लिए फलन का मान ज्ञात करना है, तो x के स्थान पर 1 आ जाएगा और उसके बटे में h। जब हम 1 में h जोड़ेंगे, बहुत छोटी संख्या जोड़ेंगे, तो 1 से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी, और 1 दशमलव कुछ जैसे h का मान यहाँ पर 0.01 है। अगर हम 1 में जोड़ेंगे इसको, 1 में जोड़ेंगे तो 1.01 आएगा, तो यह जो संख्या आएगी यह पूर्णांक 1 और 2 के बीच में होगी। तो इस संख्या से छोटा इसके बराबर या इससे छोटा पूर्णांक, तो बराबर तो यह पूर्णांक है नहीं है, यह दशमलव में लिखी हुई है, इससे छोटा पूर्णांक रहेगा 1, तो a प्लस h का जो महत्तम पूर्णांक होगा वह आ जाएगा 1 माइनस संख्या 1 का महत्तम पूर्णांक लिखना है, तो 1 तो खुद ही पूर्णांक है, तो यहाँ पर आएगा 1 बटा h। अब देखिए यहाँ पर लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा, लिमिट h टेंस टू 0, और 0 बटा h से 0 को भाग कर देंगे तो 0 आ जाएगा, इस 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं शून्य आता है। यहाँ पर ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, तो लिमिट करने पर हमें प्राप्त होगा 0। यहाँ पर एलएसडी और आरएसडी दोनों के मान बराबर नहीं है, इसलिए यह सिद्ध हो जाएगा कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि एलएसडी
बराबर नहीं है आर एच डी के। इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब हमको दूसरा बिंदु जो दिया गया है x बराबर 2, उस पर इस फलन की अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो लिख लेते हैं दूसरा भाग, x बराबर 2 पर। अब संख्या 2 के लिए हम LHD का मान ज्ञात करेंगे और RHD का मान। LHD ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और उसके बटे में माइनस एच। और RHD ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और उसके बटे में एच। तो ए के स्थान पर 2 रखना होगा इस बार। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 और बटे में माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो फलन में जहां पर x है वहां पर 2 माइनस एच आ जाएगा। तो बड़े कोष्टक में 2 माइनस एच माइनस एफ 2। एफ 2 संख्या 2 के लिए जब फलन का मान ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पर सिर्फ 2 आएगा और बटे में माइनस एच। देखिए 2 माइनस एच का हमको महत्तम पूर्णांक लिखना है। तो 2 में से जब हम बहुत छोटी संख्या दशमलव में 0 दशमलव में कोई संख्या घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 1 और 2 के बीच में प्राप्त होगी। और 1 और 2 के बीच में प्राप्त होने वाली जो संख्या है उसके लिए महत्तम पूर्णांक हो जाएगा 1। तो 2 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक 1 आएगा। और यहाँ पर संख्या 2 पहले से ही पूर्णांक है तो इसका महत्तम पूर्णांक 2 हो जाएगा बटे में माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0। अब लिमिट h टेंस टू 0, एक में से 2 घटाने पर माइनस 1 आएगा और बटे में माइनस एच। माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे तो हर में 0 आ जाएगा। ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट, तो ये 1/0 प्राप्त होगा। और 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं जो कि संभव नहीं है, तो यह अपरिभाषित के लिए आ जाएगा। इसको हम इन्फिनिटी लिखेंगे। लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब RHD ज्ञात करेंगे तो यहाँ a के स्थान पर 2 आएगा, 2 प्लस एच माइनस एफ 2 और उसके बटे में यहाँ उसके बटे में आ जाएगा h। अब फलन का मान हमको ज्ञात करना होगा संख्या 2 प्लस एच के लिए। तो बड़े कोष्टक में 2 प्लस एच रख देंगे माइनस, यहाँ बड़े कोष्टक में 2 आ जाएगा और बटे में h। अब संख्या 2 में हम h जोड़ेंगे, बहुत छोटी संख्या जोड़ेंगे। तो 2 में h जोड़ने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 2 और 3 के बीच में संख्या प्राप्त होगी। 2 और 3 के बीच में। तो इस संख्या से जो छोटा पूर्णांक होगा वह 2 प्राप्त होगा। संख्या 2 प्लस h के लिए महत्तम पूर्णांक 2 आएगा और ये माइनस 2 बटे में h। क्योंकि यहाँ संख्या 2 जो है वो पहले से ही पूर्णांक है तो 2 का महत्तम पूर्णांक 2 ही आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। हाँ, लिमिट h टेंस टू 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0 और बटे में h। h से जब हम 0 को भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0। लिमिट h टेंस टू 0। ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, तो 0 ही हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर LHD और RHD के दोनों मान बराबर नहीं है संख्या 2 पर। तो हम लिखते हैं इसको, क्योंकि LHD बराबर नहीं है RHD के, इसलिए x बराबर 2 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो यह प्रश्न संख्या 10 में
को हमें 2 बिंदुओं पर अपकलनीय नहीं सिद्ध करना था दिए गए फलन को, तो दोनों बिंदुओं के लिए यह फलन अपकलनीय नहीं है। तो प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 5.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। और इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। यहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के समय आपके लिए काफी मददगार होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई प्रश्नावली 5.3 के साथ।